हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं द क्रिप्टिक सर और बेटा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, एम्फिबोलिक पाथवे एंड रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, लास्ट वाले लेक्चर में हमने ये देख लिया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे चलती है, और फाइनल कंक्लूजन की एक NADH जब आप ऑक्सीडाइज करोगे तो टोटल 10 प्रोटॉन्स पंप होंगे और 3 ATP मिलेगा। एक FADH2 जब ऑक्सीडाइज करोगे टोटल 6 प्रोटॉन्स पंप होंगे और आपको 2 ATP मिलेगा। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे हम आज रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट को तैयार करने के लिए। लेकिन इससे पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी कि हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं जब हम रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट बना रहे हैं। अजम्पशंस क्या होते हैं कि देखो, सिर्फ ग्लूकोज ही एंटर करना चाहिए, कोई और दूसरा रेस्पिरेटरी पाथवे रेस्पिरेटरी बोल सकते हो कि सबस्ट्रेट एंटर नहीं करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ग्लूकोज ही एंटर करे, उसके अलावा कुछ एंटर ना करे रेस्पिरेशन में। लेकिन रियलिटी क्या है, इसके ग्लूकोज के अलावा फैट होती है, प्रोटीन होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ये सब भी एंटर कर सकते हैं रेस्पिरेशन में। ठीक है, रियलिटी कुछ है, हम अजम्पशन को छोड़ ले रहे हैं। ठीक है, अजम्पशंस इसलिए रहे हैं ताकि हमारा जो रिजल्ट आए वो एक स्टैटिक रिजल्ट आए। ठीक है, चेंज ना हो। इसके अलावा रिएक्शन इस मैनर में होनी चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस के बाद लिंक रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद क्रैब साइकिल, और क्रैब साइकिल कंप्लीट होने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ये एक के बाद एक नहीं हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि ये लिंक रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस का वेट कर रहा है पूरा होने का, कि पूरा हो जाओ उसके बाद मैं चालू करूँगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वेट करता है क्रैब साइकिल पूरी हो तो मैं चालू हूँ, ऐसा नहीं होता। सब चीज़ साइमल्टेनियसली, सब चीज़ एक साथ चल रही होती है। ठीक है, तो रियलिटी कुछ है, एजम्पशन कुछ हो रहा है। तो दे शुड अकर इन सिक्वेंशियल मैनर वन आफ्टर दी अदर। ठीक है, थर्ड अजम्पशन क्या होता है, इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो पाथवे को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जैसे मान लो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड क्रैब साइकिल का एक इंटरमीडिएट है, वो पाथवे को छोड़कर कहीं और ना निकले, किसी और रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो जाए, उसी पाथवे का पार्ट रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि इंटरमीडिएट पाथवे को लीव करते हैं दूसरे बायोमोलिक्यूल्स को बनाने के लिए। ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे। हम अजम्पशन क्या ले रहे हैं कि लीव नहीं करना चाहिए। और क्या बोलोगे कि NADH+H पॉजिटिव जो बना है साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस के टाइम पर भी NADH+H पॉजिटिव बन रहा है ना। और वो जो NADH+H पॉजिटिव बना है वो साइटोप्लाज्म में बना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन पर चलती है। तो इसका मतलब कि NADH+H पॉजिटिव को कहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये एक अजम्पशन है, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है कि जो NADH+H पॉजिटिव है उसको ऑक्सीडाइज करा जाता है बाहर ही, उसके इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करे जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वाली साइड पर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, जहाँ पे उसको यूज़ किया जाता है ताकि उससे क्या बनाया जा सके, NADH या FADH2। बेसिकली हो क्या रहा है, बाहर से NADH जो है उसको सीधा अंदर ना भेज के उसके इलेक्ट्रॉन्स को अंदर भेजते हो, और उसके इलेक्ट्रॉन्स से अंदर फिर या तो NADH बनवाते हो या फिर FADH2 बनवाते हो, और फिर वो NADH FADH2 जो अंदर बने हैं उसको ऑक्सीडाइज करवाते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, शटल सिस्टम्स यूज़ होते हैं, सिलेबस में नहीं है इसलिए हम बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अभी आपको क्या याद रखना है कि जब आप बोल रहे थे एक मॉलिक्यूल क्या था, NADH+H पॉजिटिव, एक मॉलिक्यूल NADH+H पॉजिटिव से आपको कितना ATP मिलेगा बेटा, 3 ATP मिलेगा। और एक ही मॉलिक्यूल FADH2, एक मॉलिक्यूल क्या है बेटा, FADH2 है, एक मॉलिक्यूल FADH2 से कितना ATP मिलेगा बेटा, 2 ATP मिलेगा। अब इस चीज़ को याद रखते हुए हम पूरी ग्लाइकोलिसिस से लेकर एंड तक आते हैं और देखते हैं कि क्या होता है पूरी रिएक्शन में। देखो बेटा, सबसे पहले ग्लूकोज था आपके पास, है ना। ग्लूकोज को आपने ग्लाइकोलिसिस में भेजा था, 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट बने थे। प्रोसेस कौन सा था, ग्लाइकोलिसिस। अब जब ग्लाइकोलिसिस में आप भेज रहे हो और 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट बना रहे हो तो उस समय पे आपको पता है नेट ATP का गेन कितना होता है, 2 ATP। NADH+H पॉजिटिव कितना बनता है, 2। ये दोनों कहाँ हो रहा है, ये दोनों कहाँ बन रहा है बेटा, तो ये दोनों बन रहा है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ये 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट है, उसको आपने कहाँ भेजा, उसको आपने भेज दिया कहाँ पर, इसको आपने भेज दिया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करा, लिंक्ड रिएक्शन में क्या बना है बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स एसिटाइल कोएंजाइम A के बना लिए। तो लिंक्ड रिएक्शन में क्या बन गया बेटा, 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम A, और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ रिलीज़ हो गए थे, है ना। क्या रिलीज़ हो गए थे, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिलीज़ हो गए थे। और इस रिएक्शन में आपने देखा था कि 2 मॉलिक्यूल्स NADH+H पॉजिटिव के भी बने थे, है ना। अब एसिटाइल कोएंजाइम A जो बना है उसको आपने भेजा कौन सी साइकिल में बेटा, क्रैब साइकिल में भेजा। क्रैब साइकिल में भेजा तो आपको पता है बेटा, क्रैब साइकिल में 4 CO2 निकल जाएंगे। कितने CO2, 2 जगह ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है और क्या निकल जाते हैं, 4 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है,
ये होता है। और इसके अलावा बना क्या क्या है बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको पता है एक मॉलिक्यूल से 3 NADH बनता था, 2 से 6 बनेगा। एक मॉलिक्यूल से एक FADH2 बनता था, 2 से 2 बनेगा। एक से एक ATP बनता था, 2 से 2 बनेगा। ठीक है, तो ये जो बन रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो NADH बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये NADH, ये FADH2 और ATP ये कहाँ बन रहा है बेटा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, अब आगे देखना, आगे क्या होता है, आगे क्या हो रहा है बेटा, आगे क्या होता है कि ये जो ATP आया है वो तो डायरेक्टली ATP जो आया है, जो सीधा सीधा ATP आया है, वो तो आप बोल रहे हो ना कि तो डायरेक्ट ATP है, ये तो कहीं नहीं जा रहा। तो 4 ATP तो यहाँ पे आपको ऐसे ही मिल रहे हैं। लेकिन बाकी के जो ATP मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, जब आप NADH प्लस H पॉजिटिव को ऑक्सीडाइज करोगे। NADH और H पॉजिटिव ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से मूव करेंगे, फाइनली ऑक्सीजन के पास पहुंचेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब चल रही है तो प्रोटॉन्स पंप हो रहे हैं, प्रोटॉन्स पंप होने की वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट तैयार हो रहा है, और उस प्रोटॉन ग्रेडियंट को जब तोड़ोगे तो ATP बनेगी, है ना, ये आपने पढ़ा है। अब सीधा सीधा देखो कि जब आप सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे थे किसकी, क्या कहते हैं, NADH की, तो एक NADH से 3 ATP बनते थे। अभी ये जो बाहर जो साइटोप्लाज्म वाले उसको छोड़ो, जो अंदर वाले हैं उसको देखो, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो यहाँ पर यहाँ देखो, यहाँ पे 2 NADH थे, एक NADH से 3 ATP, 2 NADH से कितना, 6 ATP। ठीक है, यहाँ पर देखो क्रैब साइकिल में 6 NADH मिले, 1 से 3 तो 6 से 18 ATP। ठीक है, और यहाँ पर देखो 2 FADH2 मिले, एक FADH2 से 2, 2 से कितना बेटा, 4 ATP। ठीक है, तो अभी तक कितने ATP मिल चुका है आपको, तो 4 + 2 8, 8 + 18 कितना हो गया बेटा, 8 + 18 कितना हो गया, 26 हो जाएगा, है ना, 26। 26 + 6 कितना होता है, 26 + 6 होगा आपके पास 32, 32 + 2 30, 2 + 2 34, नहीं ये तो बढ़ जाएगा, कुछ हमने गलती कर दी है। यहाँ पे क्या हुआ, 18 + 2 20, 20 + 4 24, 24 और 6 30, 30, 30 और 2 32, 32 ATP आएगा अभी तक हमारे पास। ठीक है, तो अभी जितना हमने ATP निकाला उससे कितना आया, 32 ATP आया, 32 ATP आया। ठीक है, अब इसमें हमने क्या क्या ऐड किया, ये ऐड किया, ये और ये सब ऐड करा, इन सबको ऐड करने के बाद 32 ATP आया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बाहर जो साइटोप्लाज्म में NADH प्लस H पॉजिटिव है, उसको जब अंदर भेजोगे, तो मैंने बताया ना कि अंदर वो शटल सिस्टम्स के थ्रू जाएगा। अब शटल सिस्टम के थ्रू अंदर जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन तो अंदर जाके वो या तो NADH बनाएंगे या फिर क्या बनाएंगे बेटा, FADH2 बनाएंगे। अगर मान लो उसने NADH बनाया तो NADH, एक NADH से तो 3 ATP मिलता है, तो 2 से कितना मिलेगा, 6 ATP। और अगर FADH2 बनाया, एक FADH2 से कितना ATP मिलता है बेटा, एक FADH2 से कितना ATP मिलता है, एक FADH2 से 2 मिलता है, 2 से कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो या तो बेटा आप बोलोगे 6 ATP बनेगा, या फिर कितना ATP बनेगा बेटा, या फिर 4 ATP बनेगा। अगर 6 ATP बना तो 32 + 6 कितना हो गया, 38 ATP हो गया। अगर 4 बना तो 32 + 4 कितना हो गया, 36 ATP हो गया। तो इसलिए आप बोलते हो या तो 36 ATP बनेगा या फिर 38 ATP बनेगा। अब जब हमें NCERT को फॉलो करना है, इसलिए बेटा NCERT के अकॉर्डिंग हम 38 ATP बनाकर आएंगे। ठीक है, वहाँ पे 36 ATP के बारे में कोई मेंशन ही नहीं कर रखा है, तो इसलिए आप क्या बना के आओगे, 38। और 38 ATP किस टाइम आएगा, जब बेटा ये जो NADH बाहर है वो अंदर भी किस फॉर्म में पहुंचा है, अंदर भी जाकर क्या बना है, NADH ही बना है। FADH2 की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एक NADH से 3 ATP, 2 NADH से 6 ATP, 6 NADH से 18 ATP, एक FADH2 से 2 ATP, तो 2 FADH2 से 4 ATP। ठीक है, आई होप ये आपको पार्ट समझ में आया होगा, किस तरीके से हमने एनर्जी बैलेंस शीट तैयार करी है, क्या एजम्पशंस लिए हैं और रियलिटी क्या होती है। ठीक है, इस चीज़ को समझने के बाद हम आगे बात करते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे की। अभी एम्फीबॉलिक, एम्फी का मतलब होता है बोथ, बॉलिक मेटाबॉलिज्म से लिया गया है। दोनों तरीके के मेटाबॉलिक रिएक्शन दिख रही हैं, तो उस रिएक्शन पाथवे को आप क्या बोल दोगे, एम्फीबॉलिक पाथवे। क्या बोल दोगे, एम्फीबॉलिक पाथवे। अब बेटा देखो यहाँ पर आपके पास 3 डिफरेंट तरीके के रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं, एक फैट है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट है, तीसरा क्या है, प्रोटीन। फैट 2 चीज़ों से मिलकर बना है, फैटी एसिड और क्या है बेटा, ग्लिसरॉल। कार्बोहाइड्रेट कोई सा भी हो, उसको सबसे पहले आप कन्वर्ट करोगे किस में, ग्लूकोज में। प्रोटीन को तोड़ के क्या बनाओगे, अमाइनो एसिड। ठीक है, सबसे सिंपल फॉर्म में लेके आना चाह रहे हो। अब देखो बेटा, ये ग्लूकोज वाला तो आपने पढ़ा है कि ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करेगा, एक 1,6 बिस्फॉस्फेट बनता है, उसके बाद वो एक DHA बनता है, एक PGL बनता है, फिर PGL पायरुवेट, फिर पायरुवेट जो आता है लिंक रिएक्शन में जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम में ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में साइकिल में जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, वाटर बनता है। ये सब आपने पढ़ा है ना, ये तो वही है प्रोसेस जो आप पढ़ के आ रहे हो, इसमें कुछ तो नया नहीं है। लेकिन अब जो नया है वो क्या है बेटा, ये जो फैट है, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटेगा। अब
देखो कार्बोहाइड्रेट तो कोई भी हो वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होनी है ना। अब ग्लूकोज से तो स्टार्ट ही हो रही है पूरी की पूरी पाथवे रिएक्शन पूरी की पूरी, है ना। तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट है वो तो फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन में ही एंटर करेगा। लेकिन फैट है या फैटी एसिड या ग्लिसरॉल का जो बना है वो फर्स्ट स्टेप में कभी एंटर ही नहीं कर सकता। जो ग्लिसरॉल है वो कन्वर्ट होगा बेटा डीएचएपी में, और डीएचएपी फिर कन्वर्ट होगा पीजीएल में, फिर पीजीएल पायरुवेट में, पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर एसिटाइल कोएंजाइम से आगे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल चलेगी। ठीक है। या फिर अगर फैटी एसिड है तो बेटा फैटी एसिड सीधा का सीधा एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होकर एंटर करेगा इस रिएक्शन में। ठीक है। अब अगर हम बात कर लें बेटा प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स तो बेटा टूटेंगे, टूट के क्या बनाएंगे, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में से अमाइन ग्रुप अलग किया जाएगा, डीएमाइनेशन रिएक्शन होगी, कार्बन का स्केलेटन बनेगा। अब वो जो कार्बन का स्केलेटन बचा है वो या तो पायरुवेट में कन्वर्ट होकर एंटर करेगा, या फिर एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होकर एंटर करेगा, या फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो कि ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का एक पार्ट होता है उसमें कन्वर्ट होकर एंटर करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर इतना पता चल रहा है कि हर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन पे एंटर नहीं करता, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद ही कर पाता है। बाकी के रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बीच में कहीं एंटर कर जाएंगे, है ना। बीच में कहीं एंटर, जैसे फैटी एसिड बीच में कहीं जा रहा है, ग्लिसरॉल भी बीच में कहीं जा रहा है। अगर प्रोटीन से टूट कर अमाइनो एसिड बना और उससे डीएमाइनेशन होने के बाद कार्बन बना है, कार्बन स्केटल बना है, वो भी बीच में कहीं एंटर कर रहा है, फर्स्ट स्टेप में तो एंटर कर ही नहीं रहा है ना। अब आपको क्या करना है, एम्फीबोलिक क्यों बोलो, जब ऊपर से नीचे जा रहे हो, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो बेटा, तोड़ रहे हो। और तोड़ने को क्या बोलते हो बेटा, कैटाबोलिज्म बोलते हो। क्या बोलते हो, कैटाबोलिज्म। अब यहाँ पर एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो, एज्यूम करना बेटा, मान लो कि आपको अमाइनो एसिड चाहिए, कोई एक्स अमाइनो एसिड चाहिए। ठीक है। अब एक्स अमाइनो एसिड जो बनता है उसके लिए प्रिकर्सर की तरह काम कर रहा है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। तो क्या करोगे, इस रिएक्शन में से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को बाहर निकालोगे, बाहर निकाल कर उसको किस में कन्वर्ट करोगे, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करोगे। फिर उस अमाइनो एसिड से क्या बनाओगे बेटा, प्रोटीन बनाओगे। ठीक है। या फिर अगर आपको फैट बॉडी में बनाना है तो पीजीएल को बाहर निकालोगे रिएक्शन से, पीजीएल से क्या बनाओगे बेटा, ग्लिसरॉल बनाओगे। एसिटाइल कोएंजाइम को बाहर निकालोगे, एसिटाइल कोएंजाइम से क्या बनाओगे बेटा, फैटी एसिड बनाओगे। और फैटी एसिड ग्लिसरॉल को मिलाकर क्या बना लोगे, फैट बना लोगे। तो जब अगर ये बीच में कहीं एंटर कर सकते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर निकल भी तो सकते हैं, है ना। बेटा निकल के किसी दूसरे बायोमोलिक्यूल को बनाने में लग जाएंगे। तो जो नीचे से ऊपर जा रहे हो बेटा वो क्या दिखा रहा है, एनाबोलिज्म दिखा रहा है, यहाँ बनेगा। तो पूरे रेस्पिरेटरी पाथवे में आप चीज़ों को बना भी सकते हो, निकाल या तोड़ भी सकते हो। तोड़ रहे हो तो कैटाबोलिज्म हो गया, बना रहे हो तो क्या हो गया बेटा, एनाबोलिज्म हो गया। क्योंकि हम ये बोलते हैं कि जो रेस्पिरेटरी पाथवे होता है उसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट ऐसे हैं जो दूसरे बायोमोलिक्यूल्स के लिए प्रिकर्सर की तरह काम करते हैं। तो अगर बॉडी को उन बायोमोलिक्यूल्स की ज़रूरत ज़्यादा है तो उस टाइम पे ये इन्हीं पाथवे से तो ये मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल लेगी, और बाहर निकाल के उन मॉलिक्यूल्स को बनाने में लग जाएंगे, है ना। ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, एम्फीबॉलिक पाथवे बोला गया। अब इसी चीज़ को यहाँ समझा रखा है एक सिंपलर फॉर्म में कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो उसको आपको कन्वर्ट करना होगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद ही वो एंटर करेगी रेस्पिरेशन में। ठीक है। अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन को तोड़ोगे, क्या बनाओगे, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को डीअमाइनेट करोगे, क्या बनेगा बेटा, कार्बन स्केलेटन। और कार्बन स्केलेटन या तो पायरुवेट पे एंटर कर सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम पे एंटर कर सकता है, या अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड पर भी एंटर कर सकता है। फैट की अगर बात करो तो बेटा फैट को तोड़ोगे तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेगा। फैटी एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करने के बाद रेस्पिरेशन में एंटर करवाओगे, और ग्लिसरॉल को पीजीएल में कन्वर्ट करने के बाद रेस्पिरेशन में एंटर कराओगे। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जो बनता है तो फर्स्ट स्टेप पे एंटर करेगा, बाकी सारे बीच में कहीं एंटर कर जाएंगे। ये तो कैटाबोलिक पार्ट था। एनाबोलिक पार्ट क्या है बेटा, मैंने बताया ना, बीच में इंटरमीडिएट बहुत सारे ऐसे हैं जो दूसरे मॉलिक्यूल्स को बनाने का काम करते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए एक प्रिकर्सर का काम करते हैं। तो उसमें एक आता है बेटा एसिटाइल कोएंजाइम जो कैरोटीनॉइड का प्रिकर्सर होता है, पीन का प्रिकर्सर होता है, जिब्रेलिक एसिड का प्रिकर्सर होता है। तो बॉडी को, प्लांट की बॉडी को जब भी इन चीज़ों की जरूरत होगी तो एसिटाइल कोएंजाइम को बाहर निकाल लेगा रिएक्शन में से। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड पायरिमिडीन्स एंड एल्कलॉइड्स का प्रिकर्सर होता है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बेटा बहुत सारे अमाइनो एसिड का प्रिकर्सर होता है। सक्सिनल कोएंजाइम में बेटा क्लोरोफिल और साइटोक्रोम का प्रिकर्सर होता है। तो जब भी इन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो इन रेस्पिरेटरी पाथवे में से इंटरमीडिएट्स को बाहर निकाल कर दूसरे पाथवे में लगा दिया जाता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बेसिकली एक तरीके का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। ठीक है। अब यहाँ पे रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बेसिकली क्या है, इट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, कि कितना CO2 इवॉल्व हुआ है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और कितना O2 कंज्यूम हुआ है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, उसका रेशियो। ठीक है। अब अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो बेटा कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, सब ने देखा बेटा इसका रिएक्शन 6CO2, 6 से ग्लूकोज है, 6CO2 O2 लगा,
6 CO2 बना, 6 वाटर बना और साथ में क्या निकली, एनर्जी। अब कितना ऑक्सीजन, कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकला है बेटा, 6 मॉलिक्यूल्स। कितना ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ है, 6 मॉलिक्यूल। 6 में से 6 को काटो, कितना बचा, 1। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ग्लूकोज का कितना है, 1। इसलिए आप बोलते हो कि कार्बोहाइड्रेट का कितना है, 1 है। ठीक है। अब दूसरा अगर फैट्स की बात करें तो फैट्स में फैटी एसिड आ गया और साथ में क्या आ गया, ग्लिसरॉल। अब फैटी एसिड में एक हमने ले लिया ट्राईपैल्मिटिक एसिड। ट्राईपैल्मिटिक एसिड का फॉर्मूला C51H98 एंड O6। ये शायद आपका नीट जो 2026 का फर्स्ट वाला था, लीक्ड वाला, उसमें आया था ये क्वेश्चन। यहाँ पे अब क्या है बेटा, ये तो पूरी रिएक्शन ही दे रखी है ना आपको, ये पूरी रिएक्शन दे रखी है। 2 मॉलिक्यूल्स ट्राईपैल्मिटिक एसिड के लिए, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए 145 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लगे, वो 102 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के निकले, 98 मॉलिक्यूल्स वाटर बना और एनर्जी निकली है। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकला, 102। वाटर कितना, ऑक्सीजन कितना लगा, 145। काटापीटी मचाओ कितना आया, 0.7। ठीक है। तो क्या बोल सकते हो कि जो फैट्स होते हैं या फैटी एसिड होता है उसका कितना आता है, 0.7 या <1। उसी तरीके से प्रोटीन के लिए आपको याद रखना है कितना आता है, 0.9, या फिर आप बोल सकते हो <1 है। और ऑर्गेनिक एसिड का कितना आता है बेटा, RQ>1 होता है, मोर देन 1 होता है। ठीक है। क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन है जो बाहर से यूटिलाइज हो रही है, बाहर से आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो इस तरीके के हैं कि उसके अंदर, उसके स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन बहुत सारा है। ठीक है। तो वही ऑक्सीजन यूटिलाइज किया कर लिया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड हो गया तो RQ कितना है, 4। मैलिक एसिड हो गया, RQ कितना है बेटा, 1.3। ठीक है। तो यहाँ पे 4 RQ, यहाँ पे 1.3 RQ। तो अगर पूछा जाए कि कौन कौन से सबस्ट्रेट ऐसे हैं जिसको ऑक्सीडाइज करने पर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो होता है वो <1 आता है, तो फैट्स हो गया और दूसरा प्रोटीन हो गया। more than 1 किसका होता है, ऑर्गेनिक एसिड का होता है। 1 किसका होता है, तो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज का 1 होता है। ठीक है। तो बेटा इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, पसंद आया, तो बेटा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर से करना। ठीक है। अब हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।